मंच पर बैठे सभी बहुत आदरणीय व्यक्तित्व के धनी लोगों को सलाम करते हुए और सामने बैठे सभी जागरूक नागरिकों को भी सलाम करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए और सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख जैसे लोगों को याद करते हुए मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने, मेरी आवाज़ आ रही है ना, कि उन्होंने मुझे यहाँ आकर अपनी बात कहने का मौका दिया और सम्मान दिया। बहुत सी बातें हुई हैं। अगर हम पूरे इतिहास की बात करें बहुत वक्त लगेगा। हमसे पहले भी भूल चूक हुई है, हमसे भी हुई है, हमारी सरकारों से भी हुई है, आज भी हो रही है। अगर इसका पूरा हम लेखा जोखा रखें तो भी बहुत वक्त लगेगा। संक्षेप में बहुत मुख्तसर बात कहें तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ठीक है, हमें शिकायतें गांधी जी से भी हैं। वर्ण व्यवस्था उन्होंने हमेशा मानी, सिर्फ दयावान होने की बात कही, हम वहाँ उनसे असहमत हैं। हमें नेहरू से भी शिकायतें हो सकती हैं, उन तमाम लोगों से शिकायतें हो सकती हैं जिन्होंने कि देश की बागडोर अभी तक संभाली, लेकिन उसके बावजूद हमने इस तरह का घटाटोप अंधकार, इतनी गिरावट, इतनी निराशा और असहायता कभी नहीं महसूस की जितनी हम आज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपकी सोच क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। पहले के वक्त और आज के वक्त, आज के वक्त से मेरा मतलब है तकरीबन अगर हम कट ऑफ लें, हालांकि समय में कोई भी कट ऑफ लेना खतरे से खाली नहीं होता है, लेकिन अगर हम एक मोटे मोटे तौर से कट ऑफ बनाए सन 14 से, हम जो महसूस कर रहे हैं और उसके पहले भी तमाम कमियों के बावजूद, तमाम छटपटाहट के बावजूद जो हम आज महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं आपको कैसा लगता है, कि एक बहुत बड़ा अंतर है। अंतर मुझे लगता है यह है कि हम तमाम असफलताओं के बावजूद, तमाम नाकामियों के बावजूद कम से कम अपनी बात ईमानदारी से कहने में, हम पब्लिक स्पेसेस में भी आकर के अपना गुस्सा दिखाते समय कभी जेल नहीं भेजे जाते थे, जब तक कि हम कोई कानूनन देशद्रोह की बात न करें। और देशद्रोह की परिभाषा भी क्या, पहले, अब आज देशद्रोह और राज्यद्रोह में अंतर हो जाती है। हमारे देश के आलीशान विद्वान आप को याद होगा भीमा कोरेगांव का जो अधिवेशन था, उसके बहाने चाहे आदिवासियों में नेशनलिज्म के बहाने या प्रखर चिंतक जो कि वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देते हैं, वर्तमान असमानताओं के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, वो उनको ज़्यादातर लोगों को जेल में डाला हुआ है कई सालों से, बिना ट्रायल के,
ना उसका ट्रायल हो रहा है, ना उनको बेल मिल रही है। इस देश में जहाँ पे एक बलात्कारी को 4 दिन में बेल हो जाती है, एक कातिल को, डैनी मिश्रा का केस आपको याद होगा, डैनी मिश्रा के बेटे का याद होगा, उनको बाद में शर्मा शर्मी उनको दोबारा जेल भेजा गया और उनकी अस्वीकृत की गई और हफ्ते भर के अंदर उनको बेल मिली। तो जिस देश में कातिल को, बलात्कारी को 4 दिन नहीं लगते बेल मिलने में, उनमें उस देश में उन लोगों को जो गरीबों की हिमायत करते हैं, आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार की रक्षा की बात करते हैं, उनको अर्बन नेशनलाइट्स के नाम पर जेल डाला जाता है। हम अगर किसी भी सरकारी खराबी के लिए या जन सुविधा के न मिलने के लिए, किसी अन्याय के लिए हम अगर सड़क पर निकलते हैं तो हमें नहीं निकलने दिया जाता है। हमें निकलने से पहले या तो घर में नज़रबंद कर दिया जाता है या पकड़ करके कहीं दूर दराज सुनसान, ये हम मेरे अपने साथ कई बार हो चुका है और देश में हर जगह ये हो रहा है। सिवाय दिल्ली में हम देख रहे हैं कि जंतर मंतर पे कुछ लोग इकट्ठे हो पा रहे हैं, शायद वहाँ सरकार दूसरी है इस वजह से या क्या वजह है। बहरहाल आप जरा ये देखिए कि कोई भी आंकड़ा आप ले लीजिए, चाहे वो बलात्कार का हो, औरतों पर, लड़कियों पर, दूसरे प्रकार की हिंसा का हो, दलितों पर हिंसा का हो, आर्थिक अन्याय की बात हो, गरीब तबकों के अधिकारों की बात हो, आप इन सभी में आप सरकारी आंकड़े देखिए, हमारे आंकड़े मत मानिए, उनके अपने आंकड़े देखिए। हर अन्याय, हर तरह की गरीबी, हर तरह की वंचना, डिप्रीवेशन 10 गुना बढ़ा है। ऐसा नहीं कि बलात्कार पहले नहीं होते थे, लेकिन अभी जो इतने सालों में बलात्कार हुए हैं उसमें आप दलित स्त्रियों के बलात्कार का अनुपात देखिए कितना। हाथरस की घटना हम नहीं भूले हैं अभी, जहाँ पर कि एक तो बात ये कि अब आप नोट करिए कि सन 14 के बाद से बलात्कार की घटनाओं में सिर्फ बलात्कार ही नहीं होता, उसके साथ स्त्री के शरीर के साथ जिस प्रकार की दरिंदगी वहशियत होती है वो पहले हमने सुना नहीं था। लेकिन सरकार चुप है, कोई नए मेजर्स उन्होंने नहीं लिए हैं, वो छोड़ते नहीं हैं इन बातों पर। और हाथरस की घटना के अलावा यहाँ पर फूलपुर में, और ये सब दलित महिलाओं के बलात्कार के उदाहरण हैं और दर्जनों ऐसे उदाहरण आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश से मिलेंगे, पूरे देश में मिलेंगे, बहुत बड़ी संख्या में मिलेंगे। उनमें जगह जगह वर्तमान सरकार की पार्टी के नेता जाते हैं और उच्च जाति के लोगों को आश्वासन देते हैं कि हम कुछ नहीं होने देंगे तुम्हारे खिलाफ। हाथरस में अच्छा खासा प्रूफ है इस बात की, एविडेंस है हम लोगों के पास कि एक हफ्ते तक रूलिंग पार्टी के एक बड़े नेता वहाँ पर कैंप करते रहे, डेरा डाले रहे, ठाकुरों को जिनके ऊपर आरोप था बलात्कार का, उनको यह आश्वासन देते रहे कि हम तुम्हें बचाएंगे, तुम्हें पकड़ने नहीं देंगे, पुलिस द्वारा तुम्हें पकड़ने नहीं देंगे। वो लड़की जिसको की चोरी पुलिस ने रात में जला के उसका क्रियाकर्म कर दिया। और देखिए कि संस्थाएं किस तरीके से शिक्षा में हम किस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं। हम उस प्रकार की शिक्षा चाहते हैं जिसमें आज का एकलव्य अपना अंगूठा काटने से इनकार कर रहे हैं और ऐसे द्रोणाचार्य को ये कहे कि हम तुम्हें शिक्षक नहीं मानते और अभी तक तुम्हारी मूर्ति बना के हमने विश्वास भरोसा करके तुमने सीखा होगा, आगे से हम तुम्हारी मूर्ति का पूजन करेंगे, तुम्हारी मूर्ति तोड़ेंगे और अंगूठा कतई काट के नहीं देंगे। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए ना। और आप देख लीजिए किताबों में कौन से क्या लिखा है कि अंगूठा काट के देना उसकी इतनी बड़ी श्रद्धा थी और यही ज्ञान है। आप श्रद्धा करके अपना अंगूठा काटिए,
जो कला आपके पास है, जो हुनर आपके पास है, उसका आप आधार खत्म कर दीजिए। तो यही ज्ञान है, ये हमें पढ़ाया जा रहा है। खैर ये पहले से चल रहा है, सिर्फ आज नहीं। लेकिन कितनी जगहों पर जहाँ पर कि आज की रूलिंग पार्टी राज्य कर रही है, उन स्टेट्स में हेडगवार देवरस जैसे लोग करिकुलम में, किताबों में आ गए हैं और टैगोर जैसे लोग करिकुलम से बाहर हो गए। हमारी असहमतियाँ नेहरू से भी हो सकती हैं, गांधी से भी है, पर है इन सभी से हमारी असहमतियाँ हैं। लेकिन ये वक्त उस समय उनकी तमाम खामियों के बावजूद नहीं था कि वे लोग अब हमारी शिक्षा में आदर्श बना करके पेश किए जाएं, जिन्होंने हिंदू कोड बिल जब आया, विधवाओं को शादी करने का अधिकार मिला, लड़कियों को संपत्ति में तब बराबर का तो 2005 में आया इसकी सरकार की तरफ से, लेकिन फिर भी थोड़ा अधिकार था उसमें। और बहुत तरह की सुधार हुए, जाति को लेकर के कुछ सुधार हुए। उसके खिलाफ आरएसएस और हिंदू महासभा दोनों ने जमकर लगाया उस समय की नेहरू सरकार पर कि ये हिंदू धर्म को नष्ट कर देना चाहते हैं। वही लोग आज इन सुधारों का फायदा उठा करके, उस पर गर्व करके माइनॉरिटीज पर उंगली उठाते हैं कि तुमने नहीं किया, देखो हम कितना श्रेष्ठ हैं। तो आप ये चाल समझिए कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर की सरकार है, ये दलितों को इस्तेमाल तो करती है। गुजरात में इस्तेमाल किया, यूपी में इस्तेमाल किया, और अफसोस की बात है कि अभी हाल में जो इलेक्शन हुआ यूपी में, उसमें दलितों का काफ़ी वोट मिलने के कारण वो जीते। लेकिन आपको ये तय करना पड़ेगा कि हम वो सरकार चाहते हैं, उस पार्टी की सरकार चाहते हैं जो कि पक्की धुरंधर भक्त है वर्ण व्यवस्था की, और वर्ण व्यवस्था के आज के ही रूप की नहीं, बल्कि जो रूप उस समय था जबकि जब शूद्रों को गले में हाड़ी लटका के चलना पड़ता था और अपनी कमर में झाड़ू बांध करके चलना पड़ता था, ये उसी ज़माने में हमें लौटाना चाहते हैं। बहुत कुछ वो लौटा रहे हैं हमें उसी वक्त में, जो लड़कियों की शिक्षा के विरुद्ध है, लेकिन अपनी केसरिया वाहिनी और दुर्गा वाहिनी को बंदूक चलाना भी सिखाते हैं, जिससे कि वो समाज में विभाजन पैदा कर सके। ये आपको तय करना पड़ेगा कि हमें किस दिशा में जाना है। वक्त की चेतावनी है, कम वक्त है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन चंद उदाहरण क्या इजाज़त है कुछ और इसका डूब के कि देखिए, क्या हमने कभी सोचा था कि हमारे सुप्रीम कोर्ट से इस तरह के निर्णय आएंगे कि गुजरात में जो कत्लेआम हुआ उसके न्याय के लिए आप बार बार नहीं जा सकते हैं। अभी 1 महीने भी पूरा नहीं हुआ है, इस तरह का निर्णय आया है, और 30 सितंबर को अगले ही दिन पकड़ा गया जेल में, अभी तक बेल नहीं मिली है। मैं दोबारा कहूँगी कि जहाँ पर बलात्कारी को बेल मिल जाती है, न्याय मांगने वाले को उसने न्याय मांग के गुनाह किया है, चाहे वो हिमांशु कुमार हो, चाहे 30 सितंबर हो, ज़किया जाफरी साहब को मार के उनके सिर काट के फुटबॉल खेला गया था। आप इस तरह की अगर सरकार नहीं चाहते हैं तो मैं पॉलिटिकल बात करना चाहूँगी, अगर उसकी इजाज़त हो। बयान तो नहीं है यहाँ पॉलिटिकल बात करना कि देखिए, अब इतना ज़्यादा सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा एक के बाद एक पूरी तरह से भगवा निर्णय दे रहा है, और हमारे पास उसके अलावा कोई भी दरवाज़ा नहीं है। जो भगवान में विश्वास करते हो, जो अल्लाह में विश्वास करते हो, वो जाने अपने अल्लाह से पूछे कि ये क्या हो रहा है उनके रहते। वो अपने भगवान से पूछे कि उनके रहते ये अन्याय क्यों हो रहा है,
हम इम्तिहान ले रहे हैं तो इतना कठिन इम्तिहान लेने का हम भगवान को भी हक नहीं देते। तो इतना हमारा कमर तोड़ इम्तिहान ले हमें अवसाद से भर दे और हमें आत्महत्या करने को उतार देते हैं। हमारा कोर्ट ही ये कहता है कि आपने अगर भरे आम जुलूस में कहा है गोली मारो सालों को, तो ये कोई अपराध नहीं है जो कि आपने मुस्कुरा के कहा। हम मांग करते हैं कि हमें भी इजाज़त दी जाए गोली चलाने की मुस्कुराते हुए, तो हम बहुतों का करना चाहते हैं। आज तक मैंने एक चुटकी भी नहीं मारी है, लेकिन मैं इसी आधार पर कि चूंकि कोर्ट का निर्णय आया है कि मुस्कुरा कर ये धमकी देना कोई अपराध नहीं है, जबकि कानून कहता है। तो जब कोर्ट से, और कल परसों की बात है, हमारी एक जज साहिबा ने ये कहा, उसको तो लेकिन मेरे होश ही उड़ गए कि जज साहिबा ने कहा एक कॉन्फ्रेंस में कि मनुस्मृति स्त्रियों का इतना आदर करती है दुनिया में कहीं नहीं हुआ। मैं उनका पता किसी से ले लूँगी और उनको मनुस्मृति के तमाम अंश में भेजने वाली हूँ उनके पास। मैंने उसका ठीक से वो जो एक उसमें श्लोक पड़ा हुआ है, वो लोग सिर्फ वो जानते हैं, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। अरे भाई, पूजा किसको लेनी है? आपको पूजा कर, हम औरतों को पूजा नहीं चाहिए, हमें समान अधिकार चाहिए। हम आपके हाथ में हाथ डाल करके देश बनाना चाहते हैं, हम शिक्षा को सुधारना चाहते हैं आपके कंधे से कंधा मिला करके, हम देश को इस अधिकार से बचाना चाहते हैं आपके हाथ में हाथ डाल करके, आंदोलन करके। हम पूजा नहीं कराना चाहते हैं, हम बराबरी चाहते हैं, हम ज़मीनी बराबरी चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मातृ शक्ति हम नहीं कहलाना चाहते हैं, हमारे शरीर की बनावट ऐसी कि हम माता बन जाते हैं, आप पिता भी बनते हैं। कभी पितृशक्ति कह के हम क्यों नहीं भरमाते हैं पुरुषों को, औरतों को मातृशक्ति करके क्यों भरमाते हैं? बहरहाल ये बात बहुत लंबी चली जाएगी। मैं कहना ये चाहती हूँ कि इस समय जो सबसे पहली प्राथमिकता है, हम आवाज़ उठा सके। जुबान बंदी है कंप्लीटली, हम बिल्कुल नहीं कह सकते, सिर्फ उनके मन की बात सुनिए। हम अपनी बात कहते हैं तो हमें जेल भेजा जाता है, ये हम लोग खुद देख चुके हैं, भुगत चुके हैं। और बड़े बड़े हमसे कहीं ज़्यादा आला नशीन और ज़्यादा बड़े नाम हैं हमारे सामने, एक्टिविज्म में भी, सामाजिक काम में भी और विद्वता में भी हमसे 100 गुना ज़्यादा बड़े लोग हैं जो कि सालों से जेल में पड़े हैं, सिर्फ इसलिए कि वो गरीब की और दलितों की आवाज़ बने। गरीब और दलितों की आवाज़ बनने का खामियाजा ये कि आपको सालों साल जेल में रखा। तो हमारी पहली प्राथमिकता अभी यह है कि वो सरकार जो दोहरी है, सरासर झूठ बोलती है, जो कि देश का बार बार अपमान करती है, हमें स्वतंत्रता भीख में मिली, उनको सिक्योरिटी देती है और फिर अमृत महोत्सव दिखाने के लिए मनाती है। भाई तय कर लो कि सन 14 में आज़ादी मिली या 47 में मिली। कंगना रनौत जिन्होंने ये कहा कि हमें आज़ादी 14 में मिली, 2014 में, और बाकी जो आज़ादी लोग कहते हैं वो भीख में मिली, तो ये अमृत महोत्सव क्या मनाया जा रहा है? तिरंगे क्यों घर घर में लगवाए जा रहे हैं? और इस तिरंगे का क्या मतलब है? जब उसको खादी से अलग कर दिया आपने, खादी और तिरंगे का भी एक घना संबंध। खादी के आप करोड़ों की एक कंपनी को करोड़ों और कमाने का मौका दे रहे हैं पॉलिएस्टर का झंडा बनवा के। बहरहाल हम प्राथमिकता इस बात की करना चाहते हैं कि हम अब बड़े सम्मेलन हम बहुत कम करें। यहाँ जो आएंगे वो जागरूक ही होंगे। हम अपने आप से, अपने जैसे लोगों से बात करके समाज नहीं बदल पाएंगे। हमें गली मोहल्लों में, उन गाँव में, कस्बों में और शहरों में भी जाना है और मेहरबानी से ये काम करिए। हमने थोड़ा बहुत शुरू किया है, लेकिन ये हिंदुस्तान इतना बड़ा है, सिर्फ यूपी में काम करिए तो यूपी इतना बड़ा है कि हमें काम बांट करके आप में से हर रोज को मोहल्लों कस्बों गाँव में जाना है और मुख्य रूप से जहाँ पर कि दलित समुदाय
ज़्यादा संख्या में है उनको समझाना है कि वो भ्रमित ना हो। सिर्फ वाल्मीकि रामायण के नाम पर ये रामायण में राम वो नहीं है जो कि जिन राम को वो मानते हैं, धनुष बाण लेके मारने को तैयार जो राम है वो राम वाल्मीकि वाले राम नहीं है। तो हम दलितों को ये भी समझना है कि उनके राम और हमारे राम में भी बहुत फर्क है। तो हमारे वाले राम को नहीं मानते हैं। अगर आप थोड़ा भी राम को मानते हो तो हम तो माइथोलॉजी के ज़्यादातर लोगों को नहीं ले लेंगे। कहानी है, जो अच्छा है ले लेंगे, जो बुरा है उसका क्रिटिसिज्म करेंगे। तो आपसे गुजारिश है हाथ जोड़ के कि थोड़ी पॉलिटिकल काम करिए। पॉलिटिकल काम ये नहीं कि आप इलेक्शन में ही खड़े हो जाएं, ज़रूरी नहीं है, और चाहे तो खड़े हो, लेकिन जो असली काम है कि हमें बड़े कार्यक्रम अब कम करें और सिर्फ ज़मीनी काम कम्युनिटी के साथ लोगों जनता के छोटे छोटे ग्रुप्स में बात करें और उनको भाजपा से के मोह से दूर करें और उनको किसी दूसरे जिताऊ विकल्प की तरफ उन्मुख करें और उनको ये बताएं कि ये आपको मारकाट में जहाँ पर अपराध कराना है वहाँ आपको खींच के लाएंगे, आपके साथ संक्रांति पर खिचड़ी खाएंगे, आपके खटिया पे बैठ के खिचड़ी खाएंगे, लेकिन उसके बाद गंगा जल पिएंगे, चाहे जितना गंदा हो गया हो गंगा का जल, लेकिन ऐसा कुछ करेंगे। तो इनके आप झांसे में मत आइए। ये प्रोग्रेसिव चाल भी चलते हैं लेकिन दिल में है चौथी सदी में ले जाना। ये ऊपर से समरसता की बात करते हैं लेकिन विभाजन के अंदर विभाजन ये चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम वाले डिस्कोर्स में नरेशन में बिल्कुल ना आए। हम सब एक हैं। आज़ादी में सबने एक साथ खून बहाया है। इलाहाबाद में भी, हमारे लखनऊ में भी, पूरी हिंदुस्तान में सबके खून एक साथ मिल गए थे। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर अकेले हिंदुओं ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और ये आज़ादी मुश्किल से मिली है। इसे रखना है और उस आज़ादी के बावजूद जो दाग रह गए, जो कैफों के फैस के लिए अगर किसको नजर याद हो, ये दाग उजाला, ये शब वसीदा शहर, और उनका कहना है कि हमने ये वाली शहर नहीं, ये सुबह हमने नहीं मांगी थी, इसमें काफ़ी दाग है, लेकिन उन दागों को हम दूर कर सकते हैं अगर इतनी चालबाज कॉरपोरेट सेक्टर से खड़ी हुई सरकार हमारी। तो आप, मुझे उम्मीद है कि हम अब ज़मीनी काम करेंगे, दलित समुदाय के बीच हम ज़्यादा काम करेंगे, जिससे मिलेगा तो हम अपनी आवाज़ भी उठा पाएंगे, हम आंदोलन कर पाएंगे, अपनी बात मनवाएंगे, जैसे पहले बहुत सी बातें मनवाई हैं हमने। तो उसके लिए हमें तैयारी करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद और माफ़ी मांगती हूँ मैंने समय खर्च किया।